आपको पता है हमारा सिलेबस फिनिश हो चुका है। आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है। जिन लोगों ने फर्स्ट डे से ज्वाइन किया था उनका सिलेबस खत्म हो चुका है। और प्रीवियस क्लास में हमने एलएलपी जो लास्ट हमारा रह गया था उसको भी फिनिश किया आफ्टर कंपनी लॉ। ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन इन अ डे और सो। अभी मैं तुम्हारे को थोड़ा सा हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। जहां पे आप लोग मात खा रहे हो इज योर अटेम्प्ट। जब तुम मुझे टेस्ट देते हो, अभी भी जब तुम मुझे टेस्ट देते हो वहां पे बहुत गलतियां होती हैं। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस एवरीथिंग जो मुझे गलतियां तुम्हारी नजर आ रही हैं। ठीक है, इन केस किसी बच्चे को लगता है कि वो बेस्ट इनफ है, उसको पूरा टेस्ट करना आता है, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, दैट चाइल्ड इज फ्री टू क्विट द क्लास। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगी और थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि पेपर के टाइम को आपने कैसे मैनेज करना होता है, हाउ टू मैनेज द टाइम इन द पेपर एज वेल। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास 100 मार्क्स है। चल रहा है इधर से 100 मार्क्स हैं और आपको पता है कि 60 मार्क्स का लॉ है और 40 मार्क्स का बीसीआर है, ऐसा पता है। और टाइम कितना अलॉट होना है दोनों के लिए? 3 आवर्स। ठीक है, जहां तक बीसीआर का सवाल है, आजकल बीसीआर इजी आता है बट लेंथी आता है, इजी आता है बट लेंथी आता है। जो ये टॉपिक है इट हैज टू एंड इन 45 मिनट्स और इसको आपको देने हैं 2 आवर्स, मिला के 2 घंटे 45 मिनट हो गए। 15 मिनट आपको लास्ट में रिवीजन, अंडरलाइनिंग्स, मार्किंग्स में देने। रिवीजन, अंडरलाइनिंग, मार्किंग्स। ट्रस्ट मी, अगर तुम ये लास्ट के 15 मिनट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में देते हो तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन देयर चेकिंग पैटर्न, 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। उसकी जगह अगर तुम वो 15 मिनट जितना टेस्ट तुमने अटेम्प्ट किया है उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने में दोगे, तुम्हारे को उतने नंबर मिलेंगे। लॉ में कभी भी ये नहीं होता कि पेपर कंप्लीट हो जाए। 50% बच्चों का कंप्लीट होता है टाइम में, 50% बच्चों का कंप्लीट नहीं होता है। नाउ माय पॉइंट टू यू इज, अगर पेपर कंप्लीट नहीं होता है दैट्स फाइन, जितना किया है वो टू द बेस्ट होना चाहिए। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 75 मार्क्स का पेपर करके 63 क्रैक किए हुए हैं, 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके 79 क्रैक किए हुए हैं। तो इट डज नॉट मैटर, डिसहार्टन नहीं होना कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। ओए किथे, डिसहार्टन नहीं होना कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, रादर जितना किया है वो टू द बेस्ट ऑफ योर अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली मान लो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो हमेशा मोस्टली अभी तक जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो कंपलसरी होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो कंपलसरी होता है और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस में वो 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चॉइस होती है ऑफ 1 क्वेश्चन। क्या मतलब होता है चॉइस होती है 1 क्वेश्चन की? यानी कि 3, कोई भी 3 कर लो, एनी 3 आउट ऑफ 4 या एनी 4 आउट ऑफ 5। अभी तक ये पैटर्न चल रहा है, बट कुछ नहीं पता होता, जब उनकी नीयत बदली उन्होंने पैटर्न बदल देना। अभी तक फिलहाल यही चल रहा है। ठीक है, अब ये जो 4 क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, क्या ये 1 2 3 4 होता है? नहीं, इनके सब पार्ट्स होते हैं और एक क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली 4 सब पार्ट्स वो लेके चल रहे हैं।
एक क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली 4 सब पार्ट्स हैं, तो अगर वो 4 बोलते हैं तो 16 क्वेश्चंस तो यही हो गए, प्लस क्वेश्चन 1 ज्यादा मार्क्स का होता है, ज्यादातर 16 मार्क्स का होता है। जो तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपल्सरी है, उसमें उन्होंने सारे एक्ट्स कवर किए होते, ऑल द एक्ट्स, सारे एक्ट्स का मिश्रण बना के उन्होंने ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन डाला होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद रीजन डाला होता है, जस्टिफाई का क्वेश्चन भी होता है, प्लस केस स्टडी भी होती है, ठीक है। एंड इफ आई एम अ टीचर and I have an experience of 15 years, somebody there would be checking the paper with more years of experience as well. जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बता देता है कि बच्चा कहां स्टैंड करता है। नॉर्मली पेपर में मेंशन्ड होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो, लेकिन एज अ टीचर मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन पहले नहीं करते, तुम एग्जामिनर को क्लियरली बता देते हो कि तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, और जिसका वो फर्स्ट क्वेश्चन बिगड़ता है या नहीं अटेम्प्ट किया जाता, उनके हमेशा, आई एम टेलिंग यू द चेकिंग पैटर्न ऑफ माई एक्सपीरियंस, या तो वो बच्चे क्रैक नहीं कर पाते या वो बच्चे 40-42 में अटके रह जाते हैं आउट ऑफ 100। यू गेटिंग इट? क्योंकि पेपर में उन्होंने ऐसे नहीं बताना कि लॉ में आपके 60 में से 35 है, बीसीआर में आपके 40 में से 25 है, ऐसा नहीं बताते वो। उन्होंने एक टोटलिटी ऑफ मार्क्स देने और सेग्रीगेशन नहीं बताते हैं वो मार्क्स की। यू गेटिंग इट? तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो बच्चे डिस्टिंक्शन लेते हैं यानी कि 60+, पहला पार्ट आपने असूल याद रखना है, क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं इन पैटर्न, अटेम्प्ट करने हैं इन पैटर्न में। क्वेश्चन अटेम्प्ट इन पैटर्न का मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन पहले करना है, सेकंड क्वेश्चन बाद में करना है, थर्ड क्वेश्चन उसके बाद करना है, फोर्थ, एक सीक्वेंस में ही टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। टेस्ट को एक सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, ईच क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स है उनको एक साथ अटेम्प्ट करना है, और ये भी पैटर्न में ही होना चाहिए क्योंकि मार्किंग अलग होती है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, समझ रहे हो आप? आपने इनको भी ऊपर नीचे नहीं करना, जैसे कि 2 का बी पहले कर दिया, 2 का डी पहले कर दिया। समझना मेरी बात, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूं। सपोज करो ये 3 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का है और ये 2 मार्क्स का है। जब आप मान लो अगर तुम 2C को पहले कर देते हो, जबकि 2 कितने नंबर का है, 2C 6 नंबर का, और 2A कितनी नंबर का है, 3 नंबर का। टीचर के हाथ में ना एक पैटर्न बना होता है, जैसे मैं भी जब चेकिंग करती हूँ, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का, उसी हिसाब से पेन चल रहा होता है। जब आप पैटर्न बदलते हो, एग्जामिनर, सोचो दिमाग में इतने लाख पेपर चेक हो रहे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए फ्री है कि वो जाके अपने मैनुअल से चेक करेगा यार 2C क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का था? नहीं करेगा। एग्जामिनर तुम्हारे को उसी फ्लो में नंबर दे जाएगा, और बाद में अगर आप सोचो कि मैं रीवैल्यूएशन के लिए पेपर डालूंगा, मैं नंबर ले लूंगा, इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। यू गेटिंग इट? तो तुमने एग्जामिनर को एक सजी सजाई थाली देनी है जिसमें सैलेड, प्याज, टमाटर सब कुछ देना है, मतलब उसको मौका नहीं देना गलती ढूंढने का। तो उसका बेस्ट तरीका होता है ऑलवेज ऑल द क्वेश्चन इन पैटर्न, ऑल द सब पार्ट्स इन पैटर्न एज वेल। ये बहुत जरूरी है लॉ में क्लियर ना करने की बजाय डिस्टिंक्शन लेने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? और इसका रीजन ही यही है, मैं फिर बता रही हूं, मैं टीचर हूं, मेरे साथ भी ऐसे होता है। जब आप पैटर्न बदलते हो, कई बारी मार्किंग मेरे से भी तुम्हारी ऐसी हुई होगी, तुम पकड़ नहीं पाए होगे कि अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो मैंने तुम्हें 2 दिया होगा और मैंने शायद 2-3 नंबर सोच के दिया है। क्यों? क्योंकि तुमने ABCD पैटर्न बदल दिया। मेरे माइंड में एक लिस्ट थी, फर्स्ट क्वेश्चन इतने का है, सेकंड क्वेश्चन इतने का है। समझ रहे हो? तो अब से जब जितने, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं बिकॉज जब रिवीजन शुरू होगी, हर यूनिट का टेस्ट दोबारा होना है, और मैं उसी पैटर्न में इस बारी चेकिंग करूंगी जिस पैटर्न में एग्जामिनर करता है।
तो तुम लेके चलो कि 20 में से तुम 10 क्रॉस कर जाओ, बहुत बड़ी बात है। तुम 50% क्रैक करके मुझे नंबर दे दोगे, बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद तीसरा पार्ट, आप बच्चे कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। कुछ बच्चों की आदत है वो क्वेश्चन को यहां पे लिखते हैं, क्वेश्चन 1 ने पेपर के बीच में जाके और अंडरलाइन कर देते हैं। बड़ी कॉमन मिस्टेक है ये। कुछ बच्चे पेपर के बीच में जाके ताकि एग्जामिनर को दिख जाए, दिस इज रॉन्ग, यू आर नॉट मेंट टू डू दिस। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है, आपके पास जब एग्जामिनर आंसर शीट दे के जाएगा, आपके पास एक कॉलम होगा जो सिर्फ क्वेश्चंस का है, और आप एक पतला सा कॉलम बनाओगे जो कि सब पार्ट्स का है, और यहां से आप अपना आंसर शुरू करोगे। राइट हैंड साइड पे मार्जिन ड्रॉ नहीं करोगे, आपका पेज बहुत छोटा हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, समझना। अब आप अगली गलती क्या कर रहे हो, मान लो आप यहां पे हेडिंग दे देते हो क्वेश्चन 1, उसके बाद कुछ बच्चे सिंपल जब 1 का ए पार्ट हो गया तो आंसर कर देते हैं, बी पार्ट हो गया तो आंसर कर देते हैं। ये भी गलत है, ऐसे नहीं लिखना। जब आप क्वेश्चंस की नंबरिंग कर रहे हो, आपने क्वेश्चंस की नंबरिंग करते वक्त क्वेश्चन 1A ऐसे लिखना। मान लो तुमने कोई थ्योरी लिखी, कुछ आंसर लिखा, उसके सब पॉइंट्स आ गए, सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2, सब पॉइंट 3। सी, आपका क्वेश्चन क्लियरली हाईलाइट हो रहा है, आपके सब पार्ट्स क्लियरली हाईलाइट हो रहे हैं, और यहां पे तुम लिखते रहोगे, हर चीज नीट नजर आती है। ठीक है। कई बारी क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, यहां पे आप पॉइंट्स बनाते हो, पॉइंट नंबर ए बी, मान लो ए में और बी में बात खत्म हो गई, और यहां पे तुमने सी ऐसे लिख दिया होता है। कई बार एग्जामिनर को लगता है कि ये ए बी सी कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ए बी के बाद सी आना था। यहां पे तुम मात खाते हो, तुमने इसको क्वेश्चन 1 सी ही लिखना है, और सी को ब्रैकेट में कतापी नहीं रखना, क्योंकि ब्रैकेट में रखना है सब सेक्शन या सब क्लॉज। यू गेटिंग इट? तो हमेशा याद रखना है, एक कॉलम तुमने क्वेश्चन के लिए यूज करना है, सेकंड कॉलम तुमने अपने सब पार्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए रखना है, और बीच में सब पार्ट्स यानी कि यहां पेपर में नहीं शो करने। क्वेश्चन की जगह पे तुम्हारा कोई पॉइंट या तुम्हारा बुलेट नहीं आना चाहिए, और सब पार्ट वाली लाइन में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कभी नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कभी भी पेपर के बीच में प्रेजेंट नहीं करना, वो हमेशा साइड पे होना चाहिए, और क्वेश्चन ऊपर हेडिंग देके नीचे उसके सब पार्ट्स को ऐसे नहीं लिखना, ये गलत प्रेजेंटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर के साथ डालोगे, क्वेश्चन 1A 1B, कितना टाइम लगता है इसको लिखते हुए? एम आई क्लियर सारे जने? नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी क्वेश्चन, यानी कि मैं बात कर रही हूं सब पार्ट की एज वेल, ऑन न्यू पेज। हर क्वेश्चन चाहे वो उसका सब पार्ट क्यों ना हो, आप फ्रेश पेज पे करोगे, आप सेम पेज पे क्वेश्चन नहीं करोगे। एवरी क्वेश्चन चाहे उसका सब पार्ट हो, आप उसको न्यू पेज पे करोगे। अगर क्वेश्चन छोटा है, 3 to 4 मार्क्स में फिनिश हो रहा है, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट हो गया, जैसे मान लो ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन है, फिर आप न्यू पेज पे नहीं जाओगे। ये मैं बात कर रही हूं जब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है या 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज बट ऑब्वियस उसके सब पार्ट्स हैं ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन, वो छोटे छोटे होते हैं, उन सबको एक जगह पे ही करोगे। लेकिन अगेन वही बात आ गई, यहां पे तुम रिप्रेजेंट करोगे क्वेश्चन नंबर मान लो 2C, यहां पे मान लो A आया, एंड ट्रू एंड फॉल्स तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम लिखोगे जो भी स्टेटमेंट एग्जामिनर ने तुम्हें दी होती है। कुछ बच्चे उस स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं फिर आगे लिख देते हैं इज ट्रू, ऐसे करते हो। आपने उस स्टेटमेंट को दोबारा नहीं लिखना,
इट इज अ टाइम वेस्ट। जैसे ऊपर दिया होता है 2 लाइनों की एक स्टेटमेंट दी और फिर पूछा ट्रू एंड फॉल्स, पहले तुम वो 2 लाइन की पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिखते हो, फिर बताते हो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। वो नहीं करना, आपने डायरेक्टली लिखना है ए पार्ट में अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना इधर, अब मैंने सब पार्ट का कॉलम बनाया है, सब पार्ट के अंदर भी बुलेट्स की जरूरत है मुझे। अब मैं यहां पे हेडिंग डालूंगी रीजन। मैं ट्रू क्यों बोल रही हूं? रीजन देने से पहले देखना, मैंने रीजन दिया, मैंने सेक्शन रेफर्ड नहीं लिखा, मेरे नंबर उड़ जाएंगे। इसीलिए जब आप ट्रू फॉल्स लिख रहे हो, तुम्हारा नेक्स्ट होता है सेक्शन रेफर्ड और उसके अगला पैटर्न होता है रीजन देना। उसका अगला पैटर्न होता है रीजन देना। कमाक्षी अपना कैमरा ऑन करो, महक मेहरा कैमरा ऑन करो अपना। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रही हूं? अब मान लो ये 2 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स है, 2 नंबर में से 1.5 ही हाईएस्ट मिलने, जो मर्जी कर लो। अब तुम सेक्शन उड़ाओगे, मैं 0.25 नंबर उड़ा दूंगी। तुम्हारी लैंग्वेज फिबल होएगी, मैं 0.25 नंबर और 0.25 और उड़ा दूंगी। तो उस हिसाब से मैं 1 दे रही हूं या 0.75 दे रही हूं या 0.5 दे रही हूं, देयर इज अ रीजन टू इट। समझ आ रही है आपको? प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, जो कॉमन मिस्टेक है आप सबकी, आप अंडरलाइनिंग नहीं दे रहे हो मुझे। जैसे कि अगर तुम ये सेक्शन रेफर लिख रहे हो, मान लो यहां पे आता है एज पर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मुझे एक बात बताओ, पेंसिल से सेक्शन 3 को अंडरलाइन करने में कितना टाइम लगता है? दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू, टेक लास्ट 15 मिनट्स यही सब चीजें करने के लिए। बहुत मैटर करती है ये चीजें। लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट 15 मिनट बिताओगे उससे कुछ फल नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आगे नेक्स्ट, एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। अगर ट्रू एंड फॉल्स विद सब पार्ट्स हैं तो सिंगल पेज, लेकिन उसकी भी सेग्रीगेशन एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल होनी चाहिए विद प्रॉपर लाइन ड्रॉ करके कि अब आप नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हो। मैं फिर से बोल रही हूं, मैंने टेस्ट भी इसी अकॉर्डिंग चेक करने हैं, जिसका नहीं होगा मैं नंबर नहीं देने वाली हूं। आगे उसके बाद आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें ABC XYZ काल्पनिक पात्र नहीं दिए गए। ओए इधर डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एज एन एग्जांपल, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ LLP। मान लो ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ LLP। अब तुम घबरा जाओगे क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये आए ना, आ सकता है। ये कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टेट एडवांटेजेस ऑफ LLP और 3 नंबर का क्वेश्चन है। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो, अब जैसे एडवांटेजेस है, इसमें एग्जांपल नहीं चाहिए, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ी सी। यहां पे तुम डिफाइन करोगे LLP को इन अ लाइन। इन अ लाइन मतलब वाक्य में इन अ लाइन। जब तुम आधा आधा पेज उस चीज का भर देते हो, उसके नंबर नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ इसका 0.25 अलॉट किया होगा। चाहे तुम एक लाइन लिखो, चाहे तुम एक पेज लिख दो, जो नंबर मिलने हैं वो 0.25 में से ही मिलने हैं। यू जस्ट वेस्ट योर टाइम व्हेन यू राइट मोर। मैंने तुम्हारे को टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, गिव द चार्ट ऑफ पार्टनर्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड अ लाइन। और आप में से बहुत महान लोग हैं जिन्होंने, उनको पता है कि उनको आता है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे 5-5 पेज भर के दिए हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की 10 लाइनें हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल की 5 लाइनें हैं। मुझे नहीं चाहिए। रीड द क्वेश्चन, एग्जामिनर तुम्हें क्या कह रहा है। तुमने क्या किया? अपना टाइम वेस्ट किया। एग्जामिनर ने अगर लिखा है कि उसको एक लाइन चाहिए तो उसको एक लाइन चाहिए, तुम पैराग्राफ क्यों दे रहे हो? व्हाट हैपेंड? तुम्हें नंबर मिल गए हैं,
तुम्हें नंबर मिल गए हैं, बट उस क्वेश्चन में 6 में से तुमने 4.5 जरूर लिया है, लेकिन जाते 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 तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, तुम लास्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है उतना इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, बिकॉज ये सब गलतियां तुम कर रहे हो। उसके बाद तुम एडवांटेजेस लिखने शुरू करते हो, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ LLP आर एज फॉलोज, राइट? अब तुमने यहां पे क्वेश्चन नंबर की लिस्ट बनाई थी, मैंने तुम्हें बोला था यहां पे सब पार्ट्स का कॉलम बनाना है, यहां पे तुम बुलेट डालोगे। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे सब पार्ट का एक फ्रेश कॉलम चलता जा रहा है साथ साथ हर पेज पे, और एक क्वेश्चन का कॉलम चलता जा रहा है, उस क्वेश्चन क्लियरली हाईलाइट होगा एग्जामिनर को। इसमें तुम लिख दोगे जैसे कि इट इज इजी टू फॉर्म, ये साथ के साथ तुम्हारा क्वेश्चन भी आ जाएगा, अगर बाय चांस पेपर में आ गया तो क्या लिखना है, मैं करवा ही रही हूं ये कि एडवांटेजेस ऑफ LLP क्या है। इट इज इजी टू फॉर्म, एग्रीमेंट इज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि LLP एग्रीमेंट पार्टनर्स बनाते हैं तो वो अपनी मर्जी का बनाएंगे। एग्रीमेंट इज कस्टमाइज्ड according to need of partners, there is no minimum capital requirement, there is no minimum capital requirement in LLP, less compliance and tax burden when compared to company, less compliance and tax burden when compared to a company, liability of partners is limited, liability of partners is limited, partners are not liable for dishonest act of other partners, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट होता है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3। कितने पॉइंट्स दिए मैंने? 6। हमेशा जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसके डबल चलते हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसका डबल चलते हैं, ठीक है? जैसे मैंने 6 पॉइंट्स दिए हैं। सिमिलरली जब आप डिफरेंस का क्वेश्चन करते हो पेपर में, डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, double the points, double the points as compared to marks. This is the next tip to you. अगर 4 नंबर का डिफरेंस है, आपके मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 8। अब आप बहुत सियाने बच्चे बनते हो, आपको जो डिफरेंस आता है ना आप 12-12 पॉइंट्स देते हो, और जो नहीं आता वो 3 में छोड़ देते हो। व्हाट डू यू थिंक, एग्जामिनर को दिख नहीं रहा तुम क्या कर रहे हो? जब आप एक डिफरेंस के 12 पॉइंट देते हो, दूसरे के 3 देते हो, तो एग्जामिनर ने जिस बच्चे ने 4 नंबर के क्वेश्चन में 8 पॉइंट दिए हैं उसको भी 3.5 मिलने हैं, जिसने 12 पॉइंट्स दिए उसको भी 3.5 ही मिलने हैं। तुमने क्या किया? पेपर वेस्ट, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो डबल से ज्यादा जो तुम लिख रहे हो दैट इज वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी, वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ योर टाइम। उसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, वो काटने में शेर है, एक्स्ट्रा देने में शेर नहीं है। यू गेटिंग इट? और ऐसा भी नहीं सोचना कि अगर मैं 4 नंबर के क्वेश्चन में 10 पॉइंट दूंगा मुझे 4 में से 4 मिल जाएंगे। उन्होंने 4 में से 4 तो देने ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप गलतियां करते हो, बहुत बारी मैंने बोला है, अगर आप डिफरेंस दे रहे हो और वो डिफरेंस विदाउट बेसिस है,
भाई तेरे को तू पूरा पेज भर दे, तेरे को कोई नंबर नहीं मिलने, नो मार्क्स। उसके बाद मैंने आपको बोला था प्रेजेंटेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन बी डिफरेंट। हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन तुम्हारी अलग होनी चाहिए। तुम सेम पैटर्न यूज करोगे, इफ क्या होगा मैम अगर हम सेम कर देंगे तो? फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मैंने उनके सारे पेपर्स आज तक देखे हैं मंगवा के, उनका एक पैटर्न है। अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 में से हाईएस्ट है 4.5, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 में से हाईएस्ट है 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 में से हाईएस्ट है 3.5, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में से हाईएस्ट है 3, और क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते पहुंचते 5 में से वो 1.5 नंबर हाईएस्ट कर देते हैं। अगर तुम प्रेजेंटेशन चेंज नहीं करोगे, ये बेसिक मार्क्स है जो मिलने हैं, ये भी नहीं मिलेंगे। तो दैट इज व्हाई आई से लास्ट क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि उनमें मेहनत मारने के बाद भी 5 में से 1.5 या 2 ही हाईएस्ट जाते हैं। तो इट डज नॉट मीन वो करना ही नहीं है, करने हैं। मेरे ये बताने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हो वो पूरी जिंद जान से होने चाहिए, बट इट डज नॉट मीन 4 नंबर के क्वेश्चन में 12 पॉइंट दोगे, वो जिंद जान नहीं होता, वो बेवकूफी है। इट डज नॉट मीन अ लाइन लिखे में तुम पैराग्राफ दोगे, वो बेवकूफी है। दे वॉन्ट टू द पॉइंट आंसर्स, टू द पॉइंट आंसर्स, समझ रहे हो? देन नेक्स्ट बार इज आंसर्स जो आपने करने हैं नॉट इन पैरास, पैराग्राफ्स में नहीं होने चाहिए। मैंने बार बार ये बात बोली है, आंसर्स पैराग्राफ्स में नहीं होने चाहिए। आंसर्स कैसे करने हैं? आंसर्स बुलेट्स में करने हैं। रादर इन बुलेट्स। बुलेट्स कैसे हैं देखना, दिस इज रॉन्ग। ये क्या होता है? सबसेक्शन या क्लॉज। आप लॉ में कभी भी अपने बुलेट्स ब्रैकेट में शो नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। और मैंने कांटे मार के 0 दिए बच्चों को टेस्ट में, सारा आंसर ठीक होने के बावजूद। आपने जो बुलेट्स बनाने हैं, इट कैन बी लाइक दिस, ये ठीक है, ये भी ठीक है। डबल पैराग्राफ बस नहीं शो करना। इन शॉर्ट, ओपन क्लोज पैराग्राफ, ओपन क्लोज कॉमास, ओपन क्लोज ब्रैकेट, सॉरी, आपने शो नहीं करने। आप बुलेट्स ऐसे शो करो, 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 सब चलेगा। लेकिन अगर बोलो सेकंड पार्ट लिख रहे हो और उसको ऐसे शो करो, नहीं चलेगा। द पॉइंट, the main point of discussion is in brackets, never write in brackets। लॉ का असूल है ये। आप मैथ्स में करो, किसी और सब्जेक्ट में करो, डजंट मैटर, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट है। वहां पे ओपन क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब क्लॉज, सब क्लॉज, सबसेक्शन नहीं होता। यहां पे आपने बुलेट्स कभी भी ब्रैकेट्स में नहीं लिखने, व्हाटसोएवर इट इज। ठीक है, आगे फिर मैंने आपको एक पैटर्न करवाया हुआ है जिसमें कि हम केस स्टडी की बात करते हैं। अब केस स्टडी 2 नंबर में भी आनी है, 3 नंबर में भी आनी है, 4 में भी आनी है, और हाईएस्ट है 6 में भी आनी है। कई बार 5 में भी डालते हैं वो। ठीक है, जब 2 मार्क्स की केस स्टडी होती है,
आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब 2 नंबर का क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करो एज इफ वो डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसका कंक्लूजन एज पर केस दो। मतलब क्वेश्चन को शुरू करो, सिर्फ लॉ का टॉपिक बता दो और कंक्लूजन में बता दो देयरफॉर एक्स कैन बी एक्सपेल्ड। जैसे मान लो किसी के एक्सपल्शन, पार्टनरशिप में एक्सपल्शन के रिलेटेड है और वो 2 नंबर में डाला एग्जामिनर ने, तो तुम एक्सपल्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करके 4 से 5 लाइनें बुलेट्स में एक्सप्लेन करने के बाद सीधा कंक्लूजन डालोगे देयरफॉर एक्स कैन बी एक्सपेल्ड, एक्स कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आप उसको सब टाइटल के साथ शुरू करते हो। सब टाइटल का मतलब होता है एक हेडिंग के साथ, एक हेडिंग के साथ कोई भी एक हेडिंग दोगे आप और उसके बाद आप सेक्शन नंबर डाल के सीधा उसको सॉर्ट आउट करोगे। आप एक हेडिंग दोगे, जैसे कि मैं सेम टॉपिक लेके चल रही हूं, देखो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। अगर यही टॉपिक का क्वेश्चन 2 नंबर में आया है तो तुमने क्या किया था? अभी इसको एक्सपल्शन को एक्सप्लेन किया और कंक्लूजन दिया था केस के हिसाब से। समझ रहे हो क्या समझा रही हूं? मान लो यही सेम टॉपिक 3 नंबर में आया, यही सेम टॉपिक 3 नंबर में आया। पहले तुम हेडिंग दोगे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, अगला तुम्हारा होगा एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद तुम एक्सप्लेन करोगे एक्सपल्शन को 2-3 लाइनों में और डायरेक्टली क्या डालोगे? कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होगा वो किसके प्रति होगा? केस के प्रति, केस के प्रति। अब मान लो यही सेम टॉपिक आ गया 4 नंबर में, यही सेम टॉपिक आ गया 4 नंबर में, या ये टॉपिक आ गया 6 नंबर में। जब 4 और 6 की बात होती है आप इसको पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब 4 और 6 नंबर की बात होती है आप उसको पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर जस्ट पिछला क्वेश्चन 4 नंबर का था और उसमें तुमने पैटर्न यूज किया है और अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है तो फिर पैटर्न यूज मत करना। दिमाग लगाओ। अगर तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी और 1 का डी दिया है, 1 का सी 4 नंबर का है, 1 का डी 6 नंबर का है और मैं तुम्हें बता रही हूं 4 और 6 में पैटर्न यूज करो, बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हें बता रही हूं सेम प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की नहीं होनी चाहिए। तो तुमने जब मार्किंग लिस्ट देखी तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 के डी में पैटर्न यूज करना है जो कि 6 नंबर का है, फिर तुम 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पैटर्न यूज नहीं करोगे। दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। तुम यहां पे गलतियां कर रहे हो। बच्चे समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? ये बहुत जरूरी है लॉ का पेपर क्रैक करने के लिए। अब पैटर्न में हमने क्या पढ़ा है? जब हम पैटर्न करते हैं, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था और वो हमेशा इसमें मात खा जाते हैं। जब हम पैटर्न करते हैं हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं पॉइंट डिसाइडेड। इसकी जगह और क्या यूज किया जा सकता है? पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। क्योंकि मैं बोल रही हूं सेम लैंग्वेज पेपर में यूज नहीं करनी हर क्वेश्चन में। पॉइंट डिसाइडेड, पॉइंट बी डिस्कस्ड, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट डिसाइडेड, पॉइंट बी डिस्कस्ड, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगला टॉपिक होता है सेक्शन रेफर्ड। और इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ डैश एक्ट विद ईयर। अगर तुम सिर्फ सेक्शन नंबर लिख के आते हो तो तुम 0.5 नंबर उड़वा लेते हो अपने रिस्पेक्टिव केस स्टडी में से।
क्योंकि एग्जामिनर को तुमने बताना है कि तुम किस एक्ट के कौन से सेक्शन की बात करो। बिकॉज अगर कंपनी एक्ट का सेक्शन 3 कुछ और बोलता है तो एलएलपी का सेक्शन 3 कुछ और बोलता है। तुम्हें बताना है कि तुम किस एक्ट का सेक्शन फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आगे फिर उसके बाद अगला पॉइंट होता है फैक्ट्स एज पर लॉ। इसमें तुमने क्या करना है, जो यहां पे सेक्शन दिया है उसको लॉ की लैंग्वेज में तुम क्या करते हो, एक्सप्लेन। सुधांशु तुम सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हो इस फॉर्मेट में। तुम्हारे जो टेस्ट मैंने चेक किया, पॉइंट डिसाइडेड में तुम लिखते हो ए बी सी डी के रिलेटेड, मैं ये बात नीचे करने लगा हूं, जबकि पॉइंट डिसाइडेड में लॉ के सेक्शन का हेडिंग आता है। लॉ का जो सेक्शन है सिर्फ उसके हेडिंग का नाम लिखते हैं, जैसे कि एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर, फैक्ट्स एज पर लॉ, या इसकी जगह वर्डिंग यूज कर सकते हो प्रोविजंस ऑफ लॉ, या बोल सकते हो गिवन एज पर लॉ, या इसको लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। इसमें से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो तुम। और इसमें जो भी तुम्हें केस स्टडी में पात्र दिए हैं, ए बी सी डी, 50,000, 10,000, 13 तारीख, 14 तारीख, कुछ नहीं लिखना होता। इसमें तुमने ओनली सेक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, ओनली सेक्शन एक्सप्लेन होता है इसमें। क्वेश्चन के रिलेटेड ए था, बी था, मर गया, वाई कंपनी थी, जेड कंपनी थी, 50,000 का कैपिटल था, लीस्ट कंसर्न, जस्ट टेल मी कि वो जो इतनी बड़ी केस स्टडी तुमको दी है वो कौन से टॉपिक की है। आपको पढ़ के पता लगा एक्सपल्शन की, तो भाई सिर्फ एक्सपल्शन को एक्सप्लेन करो यहां पे। और जब अब तुमने एक्सपल्शन को एक्सप्लेन करना है, मैम यहां पे हम पैराग्राफ में लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, यहां पे भी तुम बुलेट्स में लिखोगे। और समझना, अगली गलती बता रही हूं, तुम लोग क्या करते हो, मैंने बुलेट्स बनाए, तुम यहां पे लिखते हो और तुम इतना पेपर वेस्ट करते हो ना। बहुत बच्चे हैं जो ऐसे करते हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी आदत है ऐसा करना है, तो तुम इसको लिखो ही ऐसे। तुम्हें तो पता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ एक लाइन में तो खत्म होना नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ कम से कम 6-7 लाइनें खींचेगा। अगर तुम एग्जामिनर को इसको अलग दिखाना ही चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बुलेट्स इधर ही आते रहे, एटलीस्ट देखो द डिफरेंस, देखो यहां पे कितना पेज वेस्ट हो रहा था और यहां पे इतना सा बच जाएगा। फिर दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। किसी ने हार्ड एंड फास्ट रूल तो रखा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ एक लाइन में लिखो। समझ रहे हो मेरी बात? ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो, और मैं टेस्ट में बार बार बच्चों ने जिन्होंने ऐसे अटेम्प्ट किया होता है, मैं वहां पे लिख देती हूँ वेस्टेज ऑफ शीट और मैं नंबर उड़ा देती हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? अगला पॉइंट आपका होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ के बाद अगला पॉइंट जो हम केस स्टडी में लेते हैं वो क्या लेते हैं, फैक्ट्स एज पर केस, या अकॉर्डिंग टू गिवन केस। As per case given above, as per case given above, अब ये वो पार्ट होता है जहां पे तुमने क्वेश्चन को निचोड़ना है, आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब तुमने सेक्शन को नहीं लिखना, अब तुमने गिवन क्वेश्चन के पात्रों को उठाना है कि ए बी सी वर, जैसे कि ए बी सी मान लो डी को निकाल रहे हैं, तो ए बी सी continuing partners decided to expel D, so D will be called expelled partner. Getting it? उन चीजों को लॉ की लैंग्वेज के साथ मिक्स करके लिखना, और ये वो पार्ट होता है जिसको पढ़ के एग्जामिनर आंसर आपको नंबर देता है।
सी, जो सीए के पेपर में बैठा है हर कोई पढ़ के आया होता है, हर कोई पढ़ के आया घर से. द खेल इज ऑफ प्रेजेंटेशन. एज ए टीचर, एज एन एग्जामिनर ये पार्ट पढ़ा जाता है. वो ऊपर का एग्जामिनर सिर्फ सेक्शन नंबर देखेगा, नंबर करेक्ट है, और अगर ये करेक्ट है तुम्हें नंबर मिल जाएंगे. वो लॉ नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पता है जिसको सेक्शन आता है उसको लॉ का मटेरियल आता है. जहां लॉ का मटेरियल तुम वो लैंग्वेज लिखते हो जो बुक ने तुम्हें बताई है, केस वो लैंग्वेज लिखते हो जो तुम्हारे दिमाग का खेल होता है. और इससे नंबर मिलते हैं. जब मैं भी किसी को केस स्टडी में 6 में से 4.5 देती हूं, बाकी क्या कंटेंट दिया मैं उसको देख के नहीं देती, मैं इसको पढ़ के देती हूं. बिकॉज दिस इज द पार्ट जो एक का दूसरे से मैच नहीं करता. यहां पे अपना दिमाग चलता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इस क्वेश्चन में ए बी सी डी को लेकर एक्सपल्शन वैलिड है. यहां पे तुम बुलेट्स बनाते हो क्योंकि ए बी सी में ऐसा हुआ, डी के साथ ऐसा किया, एक्सपल्शन ए बी सी डी ने गुड फेथ में की थी, एंड सो. समझ आ रही है मेरी बात? दिस इज नॉट ऑथर्स वर्ड, दीज आर योर वर्ड्स विच टेल्स मी तुम्हें कितना का केस स्टडी आता है. ठीक है. उसके बाद अगला तुम्हारा पॉइंट होता है लीडिंग केस का. सी, अगर तो लीडिंग केस याद है, ग्रिप स्ट्रांग है, तो ये पॉइंट डालना, नहीं तो इस पॉइंट को उड़ा देना. नहीं आता तो लीडिंग केस लिख के डैश डाल के कृपया मत आना. ना चाह के भी बताओगे कि मैं भूल गया. लेकिन जो लीडिंग केस लिखते हैं 4.5 में से आपके 6 में से 5 मार्क्स तक आप पहुंच जाते हो, क्योंकि लीडिंग केस हर बच्चे को याद नहीं होते हैं. लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन, फिर आप कंक्लूजन लिख देते हो. कंक्लूजन क्या होता है? 1 लाइन का कंक्लूजन होता है. जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा होता है उसको डायरेक्टली तुमने क्या करना होता है? आंसर. ठीक है. अब मान लो तुम्हें केस स्टडी दी है, ये एक पार्ट मैंने फिर से खत्म कर दिया 4 और 6 नंबर का. ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है सब कुछ? कई बार क्वेश्चन होता है, केस स्टडी दी होती है उन्होंने, और उस केस स्टडी में ही 3 to 4 क्वेश्चंस एक ही केस स्टडी में होते हैं. 3 to 4 क्वेश्चन इन सिंगल केस स्टडी. मतलब केस स्टडी दे दी, फर्स्ट पार्ट विल डी बी एक्सपेल्ड, सेकेंड पार्ट व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए एंड बी, थर्ड पार्ट व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ डी, फोर्थ पार्ट वॉज द एक्सपल्शन इन गुड फेथ, एज एन एग्जाम्पल. मान लो 4 क्वेश्चन दिए. मैंने तुम्हें बताया है कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अब तुम्हें पता है तुम्हें 4 कंक्लूजन्स लिखने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा. ऐसे क्वेश्चंस में लॉ और केस को इकट्ठा करके कंक्लूजन कर देते हैं. ऐसे क्वेश्चन में तुम हेडिंग दोगे, सेक्शन नंबर दोगे, पॉइंट डिसाइडेड दोगे, सेक्शन नंबर दोगे, उसके बाद तुम लॉ, केस और कंक्लूजन एक साथ करोगे. वो कैसे होता है? आप इस तरीके से बनाते हो, जैसे कि राइट्स ऑफ ए, उनको यहां पे लिखोगे, राइट्स ऑफ डी उनको यहां पे लिखोगे. इस तरीके से फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सेग्रीगेट करके. सेग्रीगेट करके आगे. फिर अगर तुम्हें क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, तो आप उसका आंसर ट्रू या फॉल्स देते हो, सेक्शन देते हो, रीजन देते हो. लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा है, अगर उन्होंने क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा है, फिर अगर तुम ट्रू एंड फॉल्स लिखते हो तो कांटा पर के 0 मिलता है. Read the question carefully and answer the way it has been asked. If the question is in true and false, answer it in true and false. If the question is in correct and incorrect, you have to answer it in कि incorrect है कि correct है. फिर 2 सेक्शन, फिर 2 रीजन, तो ये ठीक होगा. ये भी जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको पता है किसी ना किसी ने ये गलती की है मेरे साथ.
ठीक है जी। अब मान लो एक पेपर में 2 डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस हम कैसे करते हैं, बेसिस, अगला 2 में डिफरेंस बता देते हैं। ये भी तो सेम पैटर्न हो गया, वो भी नहीं फॉलो करोगे। ये भी कॉमन मिस्टेक है जो आप कर रहे हो। एक तरीका होता है डिफरेंस का, ऐसे आप लिखते हो बेसिस सो एंड सो, इस तरीके से आप डिफरेंस कर रहे हो। डिफरेंस करने का एक और तरीका होता है, यहां पे बेसिस दो, उसके बाद लाइन लिखी, बीच में लिखते हैं वेयर एज, और अगला डिफरेंस किया। ऐसे भी होता है, ऐसे भी तो होता है। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ डूइंग इट। I am telling you, need not represent the same way. Change the pattern. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड्स अंडरलाइन। जिन बच्चों ने 60+ लेना है वो तो ये पल्ले बांध लो, मैं तुम्हें अभी मुंह पे बता रही हूँ। 150 बच्चा मेरे से पढ़ रहा है इस वक्त ऑनलाइन, और हार्डली 10 बच्चे अंडरलाइन करते हैं, तो वो 10 बच्चे क्लियरली क्लियर्ड है, 140 को सोचना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू इट, स्टार्ट टेकिंग दिस सीरियसली, क्योंकि ये हर कोई नहीं करता, टाइम नहीं बचता सबके पास, या हैबिट नहीं होती। नाउ अंडरलाइन तुम कैसे करते हो, सी, एक तो तुमने 2 चीजें यूज करनी है, एक है ब्लैक पेन, और दूसरी तरफ तुम यूज कर रहे हो पेंसिल। ब्लैक पेन आप राइटिंग्स के लिए यूज करोगे, पेंसिल से तुम किसी भी तरह की राइटिंग्स नहीं करोगे, वो अलाउड नहीं है पेपर में। आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर पकड़ में आ जाए तो। हर तरह की लाइन ड्रॉ, हर तरह की अंडरलाइनिंग वो पेंसिल से करनी है। अगर तुम अंडरलाइनिंग पेन से करते हो वो दिखता ही नहीं है। और जब आप हेडिंग लिखते हो, जैसे कि एक्सपल्शन, आप उसको ऐसे डबल अंडरलाइन कर रहे हो पेंसिल से। उसके बाद जब आप एक्सपल्शन को करना शुरू करते हो, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, इट इज मेंट टू बी इन गुड फेथ, इसमें कीवर्ड कौन सा बताओ, गुड फेथ। पूरी लाइन को अंडरलाइन करने को नहीं बोला। हेडिंग आप डबल लाइन कर चुके हो ना। लाइन जब आप लिखते हो उसमें इतनी जगह नहीं होती कि आप डबल लाइन करो। बुलेट हमेशा जिगजैग किया करो, अंडरलाइन हमेशा जिगजैग किया करो। अगर क्लमजी हो रहा है, एक लाइन के बाद अगले लाइन में फिर से कोई अंडरलाइनिंग का पॉइंट है और वो क्लमजी ना लगे, जब अगली लाइन लिखोगे, जैसे कि एक्सपल्शन बाय मेजॉरिटी नॉट अलाउड, अब इसमें 2 कीवर्ड्स है, मेजॉरिटी नॉट अलाउड, ठीक है ना। अब मुझे फिर से अंडरलाइनिंग करनी है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूं। सी, होता क्या है, जब गुड फेथ के नीचे ही मान लो अगला वर्ड तुम लिख रहे हो और मेजॉरिटी वर्ड आता है, और तुम इसके नीचे भी ऐसे ऐसे करोगे, देखो गंदा लग रहा है, गंदा लगता है, बिल्कुल लगता है। तो अंडरलाइन करने के पैटर्न्स अलग होते हैं। हम अंडरलाइन जो करते हैं, अंडरलाइन जो हेडिंग है, हेडिंग को हम डबल लाइन से अंडरलाइन करेंगे, और इन क्वेश्चंस जो बाकी के अंदर का मटेरियल यूज कर रहे हो, वो नीड ऑफ द आर को देखते हुए कि कैसा प्रेजेंट हो रहा है, हमेशा यहां जिगजैग यूज करो, या डॉटेड लाइन यूज करो, या सिंगल लाइन यूज करो। डबल लाइन कभी भी क्वेश्चन के बीच में यूज नहीं करनी। ठीक है। और एक और चीज, जब भी पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स के बीच में कभी भी रेक्टेंगल नहीं बनाते।
अगर आप हाईलाइट कर रहे हो, दिस इज नॉट द वे ऑफ हाईलाइटिंग, ये गलत हो जाएगा लॉ में। आप पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद अगर मेन टाइटल लिखना चाहते हो कोई, या कोई लाइन जिसको कि आप फोकस में लाना चाहते हो, तो आप उसको नीचे लास्ट में जाकर रेक्टेंगल में लिख सकते हो। बट अगर आपने ऊपर कोई बुलेट्स में कुछ 5, 6, 7 पॉइंट लिखे हैं, उनमें से कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको आप रेक्टेंगल में नहीं लिखोगे। नहीं, सेक्शन को भी रेक्टेंगल में नहीं लिखते हैं। एज एन एग्जांपल, सेक्शन 2 कैपिटल ए, ऐसे नहीं लिखना। हाँ जी मैम, जैसे मैम पर्टिकुलर कोई मैम 3-4 लाइन का पर्टिकुलर कोई कंटेंट है, उसको मैम मतलब बॉक्स में लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर। जब 3-4 लाइनों का कोई कंटेंट होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है तो बॉक्स नहीं बनाते। बॉक्स हमेशा कोई लाइन को फोकस के लिए बनाते हैं। जब 3-4 लाइन का कंटेंट होता है तो इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके वो 4 लाइनें लिख के इन्वर्टेड कॉमास में खत्म करते हैं। जब लाइन इन फोकस होती है तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जब पैराग्राफ इन फोकस में होता है तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं। क्लियर मैम। ठीक है, अगली बात, मान लो आपका क्वेश्चन 1A हो गया, 1B हो गया, 1C नहीं आता, 1C नहीं आता और मैम की आवाज कानों में गूंज रही है, पैटर्न में करना है, पैटर्न में करना है, पैटर्न में करना है। अब क्या करूं, लग गई मेरी। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप यहाँ पे जगह छोड़ते हो, आप हाफ पेज छोड़ दोगे या 1 पेज छोड़ोगे और बाकी टेस्ट करना शुरू कर देते हो, सोचते हो कि वापस आऊंगा। बड़ी कॉमन मिस्टेक है ये जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग करते हैं। जिंदगी में ये कभी मत करना, वो वेला लॉ के पेपर में वापस कभी आता ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचता। बाद में एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करोगे, आपने इतनी शीट छोड़ी होती है, तुम उसमें ऐसे लाइन मारोगे, सॉरी, डोंट डू दिस। नहीं आता तो नहीं आता ना, जब अभी नहीं आ रहा तो जब लास्ट के 5 मिनट बचे होंगे तो क्या करोगे, रेड़ोगे ही, नहीं चाहिए वो। नहीं आता तो लीव इट। 1A 1B 1D सीधा, 1C को मेंशन ही नहीं करना फिर। और जगह छोड़ के वापस आएंगे वो वाला तो ऑप्शन ही नहीं रखना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, और कुछ बच्चों ने गलती की है और आके रोए हैं, रिग्रेट किया है। बीसीआर का पेपर और लॉ का पेपर जब हम बोलते हैं ना बीसीआर 45 मिनट्स में छोड़ दो, मान लो तुम्हारा 40 में से 25 नंबर का हुआ है, छोड़ दो। अगर तुम ये प्रक्रिया फॉलो नहीं करोगे, गारंटेड है कि क्लियर नहीं हो पाता। 45 मैक्स 50 मिनट्स मैक्स, क्योंकि लॉ तुम करते हो, टेस्ट में तुम्हें दिख ही रहा है, कम से कम तुम्हें 2 घंटे लॉ के लिए चाहिए, कम से कम। तुम्हारी मर्जी है, पहले बीसीआर करना है 45 मिनट्स में, वो करो। तुम्हारी लॉ में ग्रिप स्ट्रांग है, पहले लॉ करना है, वो करो। अगर लॉ कर रहे हो 2 घंटे फुल स्टॉप, पूरा एक 16 नंबर का क्वेश्चन पड़ा है, कृपया करके तब भी लॉ छोड़ दो। बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि यार 16 नंबर का क्वेश्चन पड़ा है, बीसीआर अभी, भाई 16 नंबर उधर 40 नंबर, कॉम यूज योर ब्रेन। अगर तुम उस 16 नंबर में 15 मिनट और लगाओगे, तुम 40 मार्क्स के लिए अपने टाइम को घटा रहे हो। दैट वर्क सेंसिबली। तो चाहे 16 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो लास्ट और वो छूट रहा है, भाई छोड़ दो, हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दो। 2 घंटे से ज्यादा लॉ को नहीं देने। सिमिलरली 45 टू 50 मिनट से ज्यादा बीसीआर को नहीं देना। मैं बोल रही हूं जो मर्जी हो जाए, 20 नंबर का पेपर पड़ा है लॉ का, छोड़ दो। दिस इज द वे ऑफ क्रैकिंग लॉ का पेपर। अगर तुम उसमें टिकी रहे, तुम बीसीआर में बेड़ा गर्क करके आओगे। और अगर बीसीआर शुरू में किया और बीसीआर को 1.25 घंटा निकल गया तो तुम लॉ में बेड़ा गर्क करके आओगे। और वो पता चल जाता है। दे आर स्मार्ट पीपल, वो बहुत जल्दी पिक करते हैं इन चीजों को। यू गेटिंग इट?
तो लीव इट मीन्स मैम उतनी शीट्स छोड़ दें, वापस जाने का टाइम नहीं मिलना, ये पल्ले बांध के चलो। एंड दिस इज आवर एक्सपीरियंस, ये तुम जाके फेस करोगे पेपर में। और यहां पे भी तुम्हारा 100 मार्क्स का टेस्ट होना है, तुमने इसी नीति के साथ चलना है। देन यू सी तुम कितना स्कोर करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? और किसी को कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया। हाँ जी, कटिंग करते हो तो मैं 0.5 नंबर उड़ाती हूँ। कटिंग्स में मैं 0.5 नंबर उड़ाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना थोड़ी आदत है, आप कटिंग नहीं करते हो, आप गंद फैलाते हो। आपसे गलती हो गई है ना, आपने कटिंग करनी है, आप करते हो। ये क्या है? और समझो, अब एक तरफ तुम एक लाइन में देखना, इधर तुम क्या करते हो गलतियां। तुम यहां पे लिख रहे हो कोई भी कंटेंट, मान लो लिख रहे हो, ऊपर चलते हैं जहां पे मैंने क्वेश्चन लिखवाया था एक। ये देखो, मान लो तुमने ऐसा ही कुछ अटेम्प्ट किया है, यहां पे तुम मुझे अंडरलाइनिंग शो कर रहे हो कि ये अंडरलाइनिंग, उसके नीचे कटिंग शो कर रहे हो। खुद देखो क्या दिख रहा है। दिस इज वॉट यू गिव मी। क्या तुमने जो कस्टमाइज्ड वर्ड को अंडरलाइन करके मुझे कीवर्ड बताने की कोशिश की थी, क्या उसका वजूद रह गया? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो वो गंदी सी कटिंग दिख रही है। इसीलिए मैं बोलती हूं अवॉइड कटिंग, बिकॉज कटिंग करने का भी वही पैटर्न है जो अंडरलाइनिंग का पैटर्न है। इसीलिए मैं बोलती हूं अवॉइड कटिंग। अगर फिर भी करनी पड़ जाए तो कटिंग हमेशा ऐसे करके आना, नेवर डू इट दिस वे, क्योंकि ये अंडरलाइन कर रहे हो तुम। जो पैटर्न तुम अंडरलाइनिंग का यूज कर रहे हो वो पैटर्न तुम कटिंग का यूज नहीं करोगे। गिचमिच मत करके आना ऐसे ऐसे वाला, ये भी मत करके आना, ये दिस कटिंग इज नॉट अलाउड। कुछ बच्चे हैं पेंसिल से पूरा काला कर देते हैं, ओ भाई मत करना प्लीज। द ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेलिंग इज the pattern which you are using in the same question for underlining, don't use the same pattern for cutting. It looks clumsy. Anybody else? Anybody else? मैम, हाँ जी, जैसे मैम कल एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था मैम, जो टेस्ट में मैम कैसे कैसे सॉल्व हो सकती है। मैम मैं जब सेक्शन नंबर लिख रहा था, पहले मैंने सोचा कि मैम कुछ आइडिया आएगा, उसको अच्छे से मैम सेक्शन नंबर लिख के मैम प्रेजेंट कर दूंगा, बट मैम मैंने जब लिखा